हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 11 की फिजिक्स के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सेकंड लेक्चर। वैसे देखा जाए तो पहले लेक्चर में हमने फिजिक्स का पहले पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, सिलेबस के बारे में पूरा जाना है। फिर हमने डिसाइड किया है कि हम यूनिट 2 शुरू करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यूनिट 2 इंटरेस्टिंग है और किसी और टॉपिक पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये टॉपिक हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर में इसका यूज है। इसलिए हमने डिसाइड किया था यूनिट 2 को स्टार्ट करने का, और फिर हमने शुरू भी कर लिया था कल की क्लास में। सदिश और अदिश राशियां हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, अदिश राशियां क्या होती थी कि वे राशियां जिनका परिमाण होता है लेकिन जिनमें दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां, और जिनमें दोनों होता है परिमाण व दिशा, वो सदिश राशियां। इसका एक एक्सेप्शन है विद्युत धारा, जिसको आई से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई से दिखाते हैं। विद्युत धारा के अंदर परिमाण व दिशा दोनों होता है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, वह एक अदिश राशि है। कारण इसका बस इतना है कि विद्युत धारा सदिशों के योग का जो नियम है उसका पालन नहीं करती है। सदिश यानी कि मैंने कल बताया था कल की क्लास में, इसलिए मैंने 10-15 मिनट लेके पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर भीड़ नहीं होगी, इसमें मैक्सिमम 50-60 लोग आके नहीं पढ़ेंगे, तो फिर मैं ये क्लास बंद कर दूंगा। भाई, आप एक दूसरे को बताओ, बच्चों को थोड़ा सा। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उससे पहले आप खुद ये डिसाइड करो कि मैं ठीक पढ़ाता हूं कि नहीं, मेरे पढ़ाने से आपको या आपके फ्रेंड को, मतलब आपके मित्र को कोई फायदा, कोई लाभ होने वाला है कि नहीं, क्या वो कुछ मतलब बेनिफिट उठा सकता है इस क्लास से। अगर हाँ, तो आप उनको बोलिए। और मैं बस यही चाहता हूं कि ढेर सारा भीड़ हो, ढेर सारा कंपटीशन हो, ढेर सारे पढ़ने वाले बच्चे इकट्ठा हो जाएं, फिर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आधा घंटा 1 घंटा निकाल के डेली पढ़ाई करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हमारा बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन पहले मुझे ये डिसाइड करना होगा कि हाँ, मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं, और वो तब होगा जब बच्चे होंगे। मतलब ये है कुल मिला के कि देखो, आप एक बात को समझ लो कि ये कोई वैसी चीज तो है नहीं कि बच्चे, मतलब ज्यादा लोग होंगे तो बहुत, मतलब मेरी फीस आ जाएगी, मैं बहुत कमा लूंगा, बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा, ये तो है नहीं। पर मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, तो वो पढ़ने में मजा तभी आता है जब भीड़ होती है, कंपटीशन रहता है। तो इसलिए जब तक ढेर सारे लोग नहीं रहेंगे, कंपटीशन नहीं रहेगा, अच्छे बच्चे नहीं आएंगे, फाइट नहीं होगा एक दूसरे में कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा, मैं ज्यादा पढ़ूंगा, और फिर आप मुझसे जुड़ेंगे नहीं, आप मुझसे चीजें पूछेंगे नहीं, दोनों तरफ से जब चीजें नहीं चलेंगी तो मजा नहीं आएगा। और जिस काम में मजा ना आए उसको छोड़ देना बेहतर है। तो फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। वो डिपेंड्स ऑन कि बच्चे आते हैं कि नहीं। चलिए कोई नहीं, अभी तो 1-2 क्लास हुई है 11वीं की, देखता हूँ कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई लिखाई में, फिर उसके बाद आगे डिसाइड हो जाएगा। चलिए पहले अब इस चीज को देख लीजिए। यहाँ पे मैंने नोट्स में भी दिया हुआ, अभी लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा कब लिखना है। नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, परंतु फिर भी यह अदिश राशि है। होना चाहिए था सदिश, लेकिन अदिश है क्योंकि दो धाराओं का योग सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। यानी कि ये वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है सदिश रूल को। तो काहे का सदिश राशि, ये है एक अदिश राशि, जबकि इसमें परिमाण व दिशा दोनों है। तो ये कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कभी 1 नंबर का सवाल आ जाए कि भाई विद्युत धारा इनमें से है सदिश राशि अदिश राशि, तो आप टिक करोगे अदिश राशि, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से एक्सेप्शन है। दोनों है इसके पास, लेकिन फिर भी ये अदिश होता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर रूल का पालन नहीं करता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। अब हमें आज की क्लास में पढ़ना है सदिश राशियों का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, अब हम अदिश राशियों की बात नहीं करेंगे। अब हम अपने इस चैप्टर में केवल और केवल बात करने वाले हैं सदिश राशियों की, क्योंकि ये पूरी यूनिट ही सदिश राशियों की है। तो अब सदिश राशियों की ही बात होगी, उन्हीं के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो अभी फिलहाल हम जानने वाले हैं सदिश राशियों का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, किसको? सदिश राशियों को। तो फिजिक्स में सदिश राशियों को दिखाने के लिए बच्चों तीर का प्रयोग किया जाता है। तीर का, एरो का यूज किया जाता है। जो एरो की लंबाई है वो उस सदिश राशि के परिमाण को, और जो उसका नोक है वो उस सदिश राशि की दिशा को निरूपित करता है। देखो कैसे, जैसे मान लो सपोज दैट एक कार जिसका वेग सपोज दैट मैंने लिखा 20 मीटर प्रति सेकेंड पूर्व दिशा में है, 20 मीटर प्रति सेकेंड पूर्व दिशा में है। अगर इस पूरे लाइन को एक वेक्टर से दिखाना हो, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, कार का क्या दिखाना है, वेग
कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या दिया हुआ है ईस्ट, पूर्व दिशा में है। तो इसको अगर हमें वेक्टर से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये जानना चाहिए, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। पहले तो आपको ये पता ही होगा, पीछे की क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा कि किसी भी प्लेन को आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। किसी भी प्लेन में अगर हमें प्लेन को डिवाइड करना हो तो ईस्ट, ये हमने डिवाइड कर दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें कार का वेग दिखाना है, इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, और दिशा देखिए पूर्व में है, तो हम इसको एक तीर से दिखाएंगे। अपने अंदाजे से आपको तीर बना देना है, जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा, आप अपने अंदाजे से बना दो, एक तीर बनाओ। इस तीर की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, लंबाई मान लो ये लंबाई 20 मीटर है, सपोज दैट ये 20 मीटर है। कितनी लंबाई है, 20 मीटर है। और ये लंबाई परिमाण को दिखाती है। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी कार चल रही थी, तो 20 मीटर ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड के, 20 मीटर प्रति सेकेंड के। क्योंकि हम ये मान रहे हैं, हम ये पहले से एज्यूम कर ले रहे हैं कि चूंकि 1 मीटर बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर जो लंबाई होगी स्केल ले लो, स्केल पे जो 1 मीटर लंबाई होगी, इसको आप सेंटीमीटर भी कर सकते हो ना, स्केल पे सेंटीमीटर यूनिट, 1 मीटर तो इतना बड़ा होता है, तो कॉपी पे कहां दिखाओगे। लेकिन मतलब ये आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं, एक आइडिया दे रहा हूं। अदरवाइज आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में ले सकते हो, ठीक है। पर आप बस चीजों को सीखने के लिए एक एजम्पशन लेके चलो। तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर पर सेकेंड हमने दिखा दिया। 1 मीटर जो है वो 1 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है। या फिर देखो वो आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। आप अगर स्केल से आप बनाना चाहो इसको, स्केल से, तो 1 मीटर के बजाय आप क्या करो, स्केल में तो आपने देखा होगा ना 1 सेंटीमीटर, स्केल 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, आसान है ना अपना। तो जो 1 सेंटीमीटर दूरी है, मान लो वो 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। 1 सेंटीमीटर दूरी किसके बराबर है, 1 मीटर पर सेकेंड के। तो तुम ये क्या करो, 20 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर, तो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो ये जो तीर की लंबाई है 20 मीटर पर सेकेंड, ये जो तीर की लंबाई आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका परिमाण हो गया। लंबाई 20 मीटर पर सेकेंड को दिखा दिया उसने, परिमाण को, ठीक है। और ये जो तीर की दिशा है, दिशा ये देखो, यहाँ पे इधर से इस साइड में जो भी होता है वो कौन सा होता है, ईस्ट होता है। तो पूर्व दिशा में, तो हमने ये तीर से दिखा दिया उस कार के वेग को पूर्व में कितने मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से। ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, ये 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड परिमाण। और ईस्ट में दिखा दिया तो वो हो गया इसका डायरेक्शन ईस्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, उसको निरूपित कैसे करेंगे, एक तीर से तीर की लंबाई। अच्छा देखो, अब आप कॉपी पे जब बनाओगे ना 11th में, जब आप शुरू करोगे, अभी क्लास को जब और आगे ले जाएंगे, बार बार वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम स्केल लेके मीजर करने वाले नहीं है कि स्केल लेके और लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, तो 20 सेंटीमीटर का एक 20 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींचेंगे कॉपी पे और कहेंगे कि ये 20 मीटर पर सेकेंड कार का वेग हो गया। नहीं, इतना लंबा प्रोसीजर करने वाले नहीं है हम बस क्या करेंगे, एरो बनाएंगे और चुपचाप एरो की लंबाई ऐसे दिखा के वहीं पे लिख देंगे 20 मीटर पर सेकेंड, या फिर वहीं पे लिख देंगे 20 मीटर, या फिर वहीं पे जो लिखना होगा 20 न्यूटन। अगर बल को दिखा रहे हैं तो वहीं पे, अगर 20 न्यूटन के बल को दिखाना है तो वहीं पे लिख देंगे 20 न्यूटन, ठीक है। बार बार नापने वाले नहीं, पर जो फैक्ट है वो बता रहे हैं कि लंबाई को इससे मेंटेन करके उसी हिसाब से लंबाई नापते हैं। जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को, और जो तीर की दिशा होती है उसके दिशा को दिखाती है। एक एग्जांपल और ले लेते, जैसे कि एग्जांपल नंबर ये सपोज दैट 1 था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 20 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का बल उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में अगर एक बल है, सपोज दैट एक बल है, कितने न्यूटन का है, 20 न्यूटन का है, और वो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में। तो देखो उत्तर पूर्व यानी कि ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। उत्तर पूर्व कह रहा है यानी कि बीच की दिशा, यानी कि ये दिशा, ये क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट हो गया स्टूडेंट्स, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, उत्तर पूर्व। और इन दोनों के बीच की दिशा, इन दोनों के बीचों बीच में जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगर इस दिशा में आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। अगर इस दिशा में जाते हो तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब कि दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी।
ठीक है, इस तरह से भी आप ये इन दिशाओं को भी दिखा सकते हैं। तो मैंने लिखा 20 न्यूटन का बल उत्तर पूर्व दिशा में, ये रहा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट ये वाली दिशा हुई। तो 20 न्यूटन का बल उत्तर पूर्व दिशा में, तो क्या करेंगे आप, एक एरो बनाएंगे, एक एरो। अब डायरेक्शन इसका यही होगा भाई, क्योंकि दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व दिशा हो गई, तो ये उत्तर पूर्व हमेशा अब इसका डायरेक्शन यही बनेगा, हमेशा डायरेक्शन यही बनेगा। ठीक है, नोट करके रखना हमेशा। अब नॉर्थ ईस्ट, इस सवाल में चाहे तुम वेक्टर यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, कहीं बनाओ, दिशा यही होगी। तो एक मैंने इस दिशा में जाती हुई एक वेक्टर बना दिया, ये दिशा दिखा दिया इसने नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का। और चूंकि तीर की लंबाई क्या दिखाती है, उस सदिश के परिमाण को, तो मैं ये यहीं पे बना दे रहा हूं कि ये जो इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, ये 20 न्यूटन के बराबर है। ये जो एरो की लंबाई है, देखो एरो की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, 20 न्यूटन की। लंबाई वेक्टर के परिमाण को, और वेक्टर यानी कि तीर की दिशा उसके वेक्टर उस सदिश राशि के दिशा को प्रदर्शित करता है। हमने दिखा दिया 20 न्यूटन का बल कहां लगा, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में ये लग गया। ओके, और अगर आप चाहो तो अगर आप स्केल से बनाओगे तो आप क्या कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर, हमने मान लिया 1 न्यूटन बल है, तो ये तुम स्केल से नापोगे, ये कितना सेंटीमीटर नाप लोगे, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नापोगे तो वो 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, परिमाण निकल जाएगा वेक्टर का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन एग्जांपल्स की मदद से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीख गए होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियों का निरूपण आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से आप एक काम करिए, ये पूरा का पूरा नोट्स लिखिए, पहले इसको लिखिए, फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी हमें, अब अगला हमारा क्या टॉपिक है, आगे में पढ़ना सदिशों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के वेक्टर को अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कितने टाइप के। पहला टाइप है हमारे पास मुक्त सदिश या फिर फ्री वेक्टर। पहला टाइप जो है वो है, उसकी बात कर रहे हैं, मुक्त सदिश है या फिर फ्री वेक्टर, जैसा कि नाम खुद बता रहा है। अच्छा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जैसे मुक्त वेक्टर, जैसे यहाँ पे एक है सर्पी सदिश, तो ये सब आप नाम जल्दी याद नहीं कर पाएंगे। बेहतर है आप इंग्लिश नेम को प्रीफर करिए, इंग्लिश नेम को जानने की कोशिश करिए, तो आपके लिए फिजिक्स आसान हो जाएगी। यानी कि एक तरह से हम बात कर रहे हैं फ्री वेक्टर की, इस पे भी आएंगे, पहले इसको समझ लो। फ्री वेक्टर जैसा कि नाम खुद ही बता रहा है, फ्री मीन्स जो कि फ्री हो, स्वतंत्र हो। देखो क्या होता है, क्या ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु जो कि उस रेखा पर ही स्थित हो पर विस्थापित किया जा सके, तो ऐसा सदिश मुक्त सदिश कहलाता है, जैसा कि विस्थापन, जैसा कि वेग आदि। मैं आपको समझाता हूं क्या है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे ले लो, एक वेक्टर तुमने बना दिया, यहाँ पे वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, ठीक है, यहाँ पे। अगर आप इसको इसी के लाइन के रिस्पेक्ट में, जैसे कि ये सीधी लाइन है, इसी रेखा पर सपोज दैट इस वेक्टर को उठाया और लाके यहां पे रख दिया। ठीक है, ये वेक्टर यहां से आपने उठाया और ले आकर के यहां पे रख दिया। सपोज दैट इसको यहां पे रख दिया, ठीक है, इसको यहां पे रख दिया। अगर इसकी लंबाई सपोज दैट L थी, तो इसकी लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। ये भी कितने लंबाई का खींचोगे आप, L लंबाई का, और इसका डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन इसका भी है। इसको उठा के इसी के लाइन में, ऊपर नहीं ले जाऊंगा, नीचे नहीं लाऊंगा, इसी के लाइन में मैंने ले आके इसको आगे शिफ्ट कर दिया। मैं ऊपर नहीं ले जा रहा हूं, मैं इसको नीचे नहीं ला रहा हूं, इसी के लाइन में मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया। तो इस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये वेक्टर ए है, तो ये भी क्या है, वेक्टर ए है। यानी कि कोई भी वेक्टर फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, अपने लाइन के अनुदिश कहीं भी आगे पीछे होने के लिए उस वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई देखो, समान लंबाई जो यहाँ पे वही लंबाई यहाँ पे, जो डायरेक्शन यहाँ पे वही डायरेक्शन यहाँ पे। तो ये वेक्टर ए है, तो ये भी वेक्टर ए है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स। यानी कि एक बार और अब इस डेफिनेशन को देखो तो शायद ज्यादा बेटर समझ में आए। कह रहा है ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु को, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, किसी अन्य बिंदु जो कि उस रेखा पर ही स्थित हो, इसी रेखा पर इसको हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, पर विस्थापित किया जा सके, तो ऐसा सदिश मुक्त सदिश कहलाता है। जैसे कि विस्थापन हो गया, जैसे कि वेग हो गया, फर्क नहीं पड़ता है। उसको अगर आप शिफ्ट भी कर दोगे तो वो विस्थापन का मान बदलने वाला नहीं है, वेग का मान बदलने वाला नहीं है। तो ये पॉसिबल, ये कर सकते हैं आप। इसके लिए फ्री वेक्टर्स के लिए एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा, एक नोट पॉइंट में
नोट पॉइंट में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। ये अभी धीरे धीरे लेक्चर जैसे जैसे आगे जाएगा ना वैसे वैसे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखना कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए सभी सदिश, नोट पॉइंट में याद रखना कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, यानी कि गणित का जब भी हम गणित में सवाल लगाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए सभी सदिश, चाहे कोई भी सदिश हो बच्चों, कोई भी सदिश, या बल और वेग और विस्थापन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सदिश हो जो कि मतलब अगर सपोज दैट जैसे कि आपको जैसे बल है, बल वैसे देखा जाए तो स्लाइडिंग वेक्टर है, स्लाइडिंग वेक्टर अभी क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए सभी सदिश मुक्त सदिश माने जाते हैं। मुक्त यानी कि मुक्त सदिश, या फिर मैं तो कहता हूं कि फ्री वेक्टर लिखो ज्यादा मजा आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए सभी सदिश या फिर सभी वेक्टर, ऐसे लिख लो कि सभी वेक्टर फ्री वेक्टर माने जाते हैं, यानी कि कोई इसमें से स्लाइडिंग होंगे, अभी एक दो टाइप के और वेक्टर बताऊंगा, प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक नोट पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि जो स्लाइडिंग है वो भी अगर हम गणित में प्रयोग करने जाएंगे, उसके ऊपर कोई सवाल लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए सभी वेक्टर फ्री वेक्टर माने जाते हैं। तो जब भी हम कोई मैथमेटिकल सवाल लगाएंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो स्लाइडिंग वेक्टर है कि वो कोई और वेक्टर, अभी बताऊंगा एक दो टाइप के और वेक्टर हैं, हमें ध्यान नहीं देना, हमें ये मान के चलना है कि वो सभी वेक्टर कैसे हैं, फ्री वेक्टर हैं, यानी कि आप किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हो, उस वेक्टर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन इतनी है कि उस वेक्टर की लंबाई नहीं बदलनी चाहिए, लंबाई लेंथ जो यहां पे है वही लेंथ यहां पे, वही लेंथ यहां पे, हर जगह उसकी लेंथ वही होनी चाहिए, और उसका जो डायरेक्शन है वो भी बदलना नहीं चाहिए। उसका जो डायरेक्शन है अगर वो ईस्ट में है तो ईस्ट में, अगर वो वेस्ट में है तो वेस्ट में, डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए। और हो सके और क्या करना आपको, उसके लाइन के यानी कि उस रेखा पर ही स्थित हो, जिस लाइन के थ्रू ये बिलोंग कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहीं पे आपको शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो और क्लियर होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं, सर्पी वेक्टर क्या होता है, स्लाइडिंग वेक्टर, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्लाइडिंग वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर है बच्चों की, ऐसा वेक्टर जिसको उसके समांतर विस्थापित करने पर निकाय यानी कि सिस्टम, निकाय का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट अगर हम कोई सवाल लगा रहे हैं, अगर हम मान लो हम जैसे कि हम दो, कोई फिजिक्स में कोई चीज चल रही है कि एक पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, इसने इसको टक्कर मारा, तो अगर हम दो पत्थर की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को मिला के हम अपना एक पूरा निकाय या फिर सिस्टम मान लेंगे। तो हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम में दो लोग हैं, और जिसको हम सिस्टम मान लेंगे उसके अगल बगल वालों को हम देखेंगे भी नहीं, हम कहेंगे हम बस अपने सिस्टम की बात करेंगे। तो सिस्टम फिजिक्स में यही होता है कि जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसको हम फिजिक्स में एक सिस्टम या फिर एक निकाय मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा सदिश जिसको उसके समांतर विस्थापित करने पर निकाय यानी कि सिस्टम पर उसके द्वारा पड़ने वाला प्रभाव बदल जाए, सर्पी सदिश कहलाता है। जैसे कि बल हो गया, जैसे कि संवेग हो गया आदि। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो एक यहाँ पे कोई एक इस तरीके से एक लकड़ी है, मान लो लकड़ी है जो कि यहाँ पे इसको हैंग किया हुआ है, मतलब ये ऐसे नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे आएगा तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा, ये ऐसे है, ऐसे टिक टॉक वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मान लो ऐसा एक स्लाइडिंग सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम है, अगर इस पे मान लो 10 न्यूटन तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ पे तुमने लगा दिया कितना, 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन का एक वेक्टर बना दिया तुमने, वेक्टर ए, सपोज दैट ये है वेक्टर ए, सपोज दैट ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर है 10 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा, अगर इसको ऊपर धक्का दोगे तो ये पोर्शन क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और अगर इसी वेक्टर को तुमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, समांतर उठा के तुम यहां से यहां लाए, समांतर इसको उठा के तुम यहां से यहां लाए, अगर अब इसको तुम यहां लगाओगे, वेक्टर ए वही है, 10 न्यूटन का ही है, लेकिन अब ये चीज क्या होगा, ये इधर की ओर गिरेगा, ये इधर की ओर गिरेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ये इधर की ओर गिरेगा। तो यानी कि जो सिस्टम का काम है वो बदल गया। जब हम यहां लगा रहे थे तो ये इस तरीके से डाउन हो रहा था, जब हम यहां लगा रहे थे तो ये फिर ये इस तरीके से डाउन हो रहा था,
ठीक है, तो दोनों अलग अलग केस हो गए, दोनों अलग अलग चीजें होंगी, सिस्टम पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वो बदल गया। तो ऐसे ही वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग वेक्टर्स कहते हैं, कि ऐसा सदिश जिसको उसके समांतर विस्थापित करने पर समांतरित पैरेलली शिफ्ट कर दिया, सिस्टम पर उसके द्वारा पड़ने वाला प्रभाव बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल वेक्टर कहते हैं या फिर सर्किल सदिश कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्लाइडिंग वेक्टर समझ में आ गया होगा, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। एक और वेक्टर है स्टूडेंट्स, एक और वेक्टर है, एक और है सी, तीसरा, इसको कहते हैं आबद्ध वेक्टर, आबद्ध, हाँ, आबद्ध सदिश, आबद्ध सदिश। ये हिंदी नेम बहुत टफ होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इंग्लिश पे फोकस करो। तो बाउंड वेक्टर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बाउंड वेक्टर, बाउंड वेक्टर, आबद्ध सदिश या फिर बाउंड वेक्टर। बाउंड वेक्टर क्या होता है, नाम खुद ही बता रहा है भाई, बाउंड, बाउंड मतलब कि जो फिक्स हो जाए, बाउंड मतलब कि जो फिक्स हो जाए, ना तो उसको तुम यहां से उठा के यहां ला पाओ, ना तो यहां से उठा के यहां ला पाओ, जहां है वहीं फिक्स हो जाए, जहां है वहीं फिक्स हो जाए, तो हम कहेंगे उस वेक्टर को क्या, बाउंड वेक्टर। ठीक है, जहां है वहीं अगर उसको फिक्स कर दोगे तो उसको क्या कहेंगे, बाउंड वेक्टर। ओके, तो उम्मीद करता हूं बाउंड वेक्टर भी आप समझ पाएंगे। एक सेकंड का टाइम दीजिए, अभी आपको नोट्स देता हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आबद्ध सदिश यानी कि बाउंड वेक्टर क्या होता है उसके बारे में मैंने बता दिया है। एग्जांपल्स भी आपके पास हैं, जैसे कि विद्युतीय क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश। विद्युतीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी हम मान के चलते हैं, जैसे यहाँ पे कोई एक फील्ड है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रभाव है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक अपने आप में अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखो कि इनके वेक्टर्स को जहां पे भी दिखाया गया होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, अगर इसको उठा के तुमने यहां शिफ्ट कर दिया तो तुमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से उठा के यहां दिखा दिया ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे तुमने दिखाया पहले एरो से, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तुम उसको उठा के यहां पे रख दोगे तो तुमने तो मैग्नेटिक फील्ड को शिफ्ट कर दिया ना, इस जगह पे था वो इस जगह पे हो गया। तो शिफ्टिंग नॉट अलाउड है किसमें, इन वेक्टर्स में, जैसे कि चुंबकीय विद्युत क्षेत्र वेक्टर हो गया या फिर चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर हो गया, उसमें शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड वेक्टर कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स में कुछ एक टाइप्स के वेक्टर मैंने बताया। अभी टाइप्स खत्म नहीं हुए हैं, और भी हैं, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।